बाजार में आईपीओ की बहार है और कल एक और नई कंपनी बाजार में उतरने की तैयारी है। कल आईपीओ खुलेगा, लेकिन इस कंपनी का नाम आप अच्छे से जानते पहचानते, ग्रुप को कई बार आपने सुना देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड की। आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा, होगा बंद 25 सितंबर को, और 393 से 414 रुपये ये है इस कंपनी की इशू का प्राइस बैंड। और आप 36 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। 14,904 की एक मिनिमम एप्लीकेशन होगी। इशू की साइज़ है 745 करोड़, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये पैसा कंपनी के पास ही जा रहा है जो बिजनेस में काम आएगा। 2600 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप होता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। आइए पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ। वैसे आप अगर स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो हमेशा से इस कंपनी के बारे में जानते पहचानते हैं, क्योंकि देश भर में कंपनी के टर्मिनल्स और कामकाज फैले हुए हैं। 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखने वाली ये ब्रोकरेज फर्म है और आनंद राठी ब्रांड के तहत बैंकिंग ब्रोकिंग सर्विसेज और मार्जिन ट्रेडिंग सर्विसेज देने का कंपनी कारोबार करती है। 1,86,000 से ज़्यादा के एक्टिव क्लाइंट है कंपनी के पास। 54 से ज़्यादा शेयरों में 90 से ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड जैसी नॉन ब्रोकिंग सर्विसेज भी देने का कंपनी करती है कारोबार। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता साहब हैं हमारे साथ कंपनी के साथ 1991 से। नमस्कार सर। और 32 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का। रूप किशोर भूतरा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और यहाँ पर उनको 29 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और फाइनेंशियल सर्विसेज का, और वो भी कंपनी के साथ 1995 से जुड़े हुए हैं। रूप किशोर भूतरा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता साहब, पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। वैसे तो कई सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं, कई सारी लिस्टेड भी हैं, कुछ अनलिस्टेड भी। आपकी कंपनी में क्या खास बात है? आपका बिजनेस मॉडल कैसे दूसरों से थोड़ा अलग है, बेहतर है, ये जरा समझाएं। सबसे पहले तो जी बिजनेस के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, और चूंकि ये नववर्ष है, नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी। जहाँ तक आपका सवाल है कि हमारी कंपनी दूसरी कंपनियों से कैसे अलग है, अनिल जी मैं एक पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा। अगर ब्रोकिंग बिजनेस में अगर अपन देखें तो दो तरह के बिजनेसेस चल रहे हैं बाय एंड लार्ज। एक उस तरह की कंपनियां हैं जो खाली टर्नओवर बेस पे अपना मार्केट शेयर को बढ़ा के टर्नओवर की तरफ ध्यान देना चाहती है, और दूसरी कंपनियां ये है जो कि निवेशकों का ध्यान रखते हुए प्योरली निवेश की तरफ ध्यान देती है और निवेशक कैसे अपना निवेश बढ़ाते रहे उस ओर ध्यान देती है। तो हमारी कंपनी लार्जली उस ओर ज़्यादा ध्यान देती है, और यही कारण है कि अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखें प्योर ब्रोकिंग में हमारी कंपनी का, जो कि ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रोकिंग का अगर मैं स्पेस बात करूं, ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगेन प्योर ब्रोकिंग से अगर देखूं और ब्रोकिंग और ये अपना डेरिवेटिव का रेशो देखें तो वो 50-50 है। ओके 50% प्योर मतलब ब्रोकरेज की रेवेन्यू में 50% ब्रोकरेज रेवेन्यू आती है, और 50% रेवेन्यू में 50% कैश मार्केट से आती है और 50% F&O मार्केट से आती है। तो अगर यही रेशो को अगर दूसरी कंपनियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कुछ एक केस में आपको मालूम चलेगा डेरिवेटिव में 60 से 70 और कई 80-90% तक भी काफी है जी। तो ये बड़ा बदलाव है जो कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। शुरू से ही जब से हमने ये कंपनी लगाई, और हमारा ध्येय कंपनी का भी हमारा यही इसी ओर ध्यान रहा है कि कैसे निवेशक निवेश करें और हम किस तरह निवेशकों को निवेश के बारे में बात करें। और जब हम निवेश के बारे में बात करते हैं तो न केवल इक्विटी मार्केट बल्कि अपने दूसरे निवेश के प्रोडक्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड हुए, AIF हुए, PMS हुआ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, फिक्स डिपॉजिट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ये सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। बिल्कुल, ये सारे प्रोडक्ट्स भी इसी कंपनी में है। ये सारे प्रोडक्ट इसी कंपनी के थ्रू विभिन्न और भिन्न निवेशकों को देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि हम सभी कैटेगरी के कस्टमर्स, इसमें जो भी जितनी भी कैटेगरी है, चाहे वो रिटेल हो, चाहे MNI हो, चाहे HNI हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे NRI हो और चाहे इंस्टीट्यूशन हो, तो सारे सेगमेंट के कस्टमर बेस को इस कंपनी के थ्रू हम रीच करते हैं। ओके तो कस्टमर की जो वैरायटी है और साइज़ है वो छोटे से लेके बड़े तक सारी है। 750 करोड़ का इशू है, 745 करोड़ का। भूतरा साहब जरा आप समझाएं IPO लाने के पीछे पर्पस क्या है, इस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे कंपनी के लिए? नमस्कार अनिल जी, और नमस्ते जी बिजनेस के दर्शकों। आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जैसा आपने बोला 745 करोड़ का इश्यू और पूरा का पूरा ये प्राइमरी इश्यू है।
ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है पिछले यदि मैं 5-6 साल बोलूँ तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ओके। और कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ने के पीछे 2 कारण है। एक है कि एक्सचेंज में मार्जिन मनी के लिए ब्रोकर को भी अपना फंड साथ में लगाना पड़ता है एडिशनल वे में। राइट। और दूसरी साइड में एमटीएफ का बिजनेस जो कैश मार्केट से लिंक्ड है, कैश मार्केट डिलीवरी बेस्ड बिजनेस है, एमटीएफ का बिजनेस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का बिजनेस, वो बढ़ता जा रहा है। और धीरे धीरे वो बुक जो डिलीवरी में जो भी कस्टमर बाई करना चाहते हैं उनमें बहुत दफ़े कस्टमर को अपना रिटर्न इंप्रूव करने के लिए एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो रिक्वायरमेंट जो खुद वो पैसा दे के माल खरीदता है, उसके अलावा उसको एडिशनल जो जरूरत पड़ती है उसके लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। और हमने जब से 2017 में सेबी ने ये प्रोडक्ट चालू किया था एमटीएफ फैसिलिटी, जो ब्रोकर क्लाइंट को फैसिलिटी दे सकता है डिलीवरी बाइंग, उस प्रोडक्ट को हमने 2017 में उस टाइम में चालू किया। और स्पेशली पेंडेमिक पीरियड के बाद 2020 के बाद में इस प्रोडक्ट में धीरे धीरे करते लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में यदि मैं रेगुलेटरी साइड में ओवरऑल बेसिस पे बोलूँ तो ये टोटल बुक साइज इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे करते 1% मार्केट शेयर को हम पास्ट में भी हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और इससे एक साइड में फायदा ये होता है कि कस्टमर का डिलीवरी की ओर रुझान बढ़ता है। हाँ, ये बात सही है। रेगुलेटर खुद ये एफएनओ ट्रेड करने के बजाय वो डिलीवरी में कैश में स्टॉक खरीदेगा। दूसरा यहाँ पे कंपेरेटिवली सेफ्टी नेट बहुत ज़्यादा है। ये बुक बहुत वेल वे में रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड ने काफ़ी अच्छे पैरामीटर सेट कर रखे हैं। और अदर देन जो रेगुलेटेड ने पैरामीटर सेट कर रखे हैं, हम थोड़ा और इसमें कंजर्वेटिव होकर काम करते हैं। तो हमने हमारी तरफ से भी कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं। तो ये बुक की ये जो मेन रिक्वायरमेंट जो आ रही है, ये 745 करोड़ के इश्यू में मेजरली 550 करोड़ है वो डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल के लिए है जी। और वर्किंग कैपिटल में एक मेजर पोर्शन जो है वो एमटीएफ की ओर जाएगा। गुप्ता साहब, आप ही की ग्रुप की एक कंपनी पहले भी लिस्ट हुई है, आनंद वेल्थ, और उसने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। इन्वेस्टर के साथ साथ उन्होंने मतलब क्लाइंट्स के साथ साथ इन्वेस्टर के लिए भी वेल्थ बनाई है। आपके पिछले 3 साल के मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। 37-38 करोड़ से मुनाफा आपका 103-104 करोड़ पहुंचा है। 66% की सालाना दर से बढ़ रहा है। क्या निवेशक ये उम्मीद रखें कि इस तरह की अच्छी मजबूत ग्रोथ कंपनी में आगे भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही कहा अनिल जी। हमारा हमेशा से ध्येय ये रहेगा कि जो हमने एक ग्रोथ का मोमेंटम पकड़ा है वो ग्रोथ का मोमेंटम रहा है। अमूमन एक मार्केट में ये रहती है बात कि साहब ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, जिस तरह से मार्केट है ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी इस बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। जब जहाँ पे सवाल आता है ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि ये काम कंपनी करती है, तो हमने इसमें एक डिफरेंट रूट तैयार किया है। हमने इसमें 2 तरह के रेवेन्यू स्ट्रीम को समावेश करने का कोशिश किया है, एक ब्रोकिंग से, एक नॉन ब्रोकिंग से। ओके। और उस नॉन ब्रोकिंग और ब्रोकिंग में अगर आप देखें तो हमारा रेशो रेवेन्यू का जो मिक्स है वो ब्रोकिंग से करीब करीब अभी आज की तारीख में 60% आता है और 40% नॉन ब्रोकिंग से आता है। नॉन ब्रोकिंग में हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोडक्ट, सारे इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो, प्लस मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, दो कस्टमर्स जो कि हमारी ब्रोकिंग में, कैश मार्केट की ब्रोकिंग में लेना चाहते हैं। तो इन दोनों का मिला के समावेश है 40% का। हमारा ध्येय यही है कि आने वाले समय में ये रेशो 50-50% हो जाए। अब जैसे ही ये 50-50% होता है तो जो नॉन ब्रोकिंग बुक से जो रेवेन्यू है वो एक एन्यूटी इनकम हो जाएगी। एन्यूटी इन द सेंस उसमें आपने एक बार एयूएम करवे कर ली, धीरे धीरे रेवेन्यू अपने आप आएगी, तो उस पर मार्केट की वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम रहेगा। राइट। एंड अगर हम ये कर लेंगे, जिसका कि हमारा पूरा हमारा विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे, जिस दिन ये कर लेंगे तो हम जो मार्केट की वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट रेवेन्यू पे आता है इस तरह की कंपनियों पे, वो कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और यही हमारा ध्येय है। और एक और चीज़ ये भी कि जब आपका 50% रेवेन्यू अगर नॉन एफएनओ है तो ये ऑप्शन अगर वीकली वाले बंद कंप्लीटली हो भी जाए तो इम्पैक्ट कम होगा। एक चीज़ भूसा साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रेवेन्यू पर क्लाइंट आपकी कंपनी दर्ज करती है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, जो मेरे पास डेटा है, आप कंफर्म कीजिएगा सही है, कैसे, क्या आप करते हैं कि आपको पर क्लाइंट हाईएस्ट रेवेन्यू मिल पाता है? आपने जो ये पॉइंट हाईलाइट किया अनिल जी, ये पॉइंट रियली हमारी कंपनी के लिए एक डिफरेंट वे में यूएसपी है। इसमें 2-3 बहुत बड़े कारण हैं। पहला चीज़, जब से ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ था, 94 में ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ, 95 में मैंने ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन, तब से मैंने देखा प्रमोटर ने एक फिलोसॉफी अडॉप्ट की कि हमको पहले क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। क्लाइंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होएगा तो हमारी ग्रोथ साथ में साइमल्टेनियसली हो जाएगी। वहाँ से हमने चालू किया। और उसके साथ में जब क्लाइंट की ग्रोथ के साथ में हम लोग आगे ग्रो होने का करते हैं तो क्लाइंट की कंटिन्यूटी हमारे बिजनेस में बहुत हाई है, क्लाइंट की स्टिकीनेस बहुत हाई है। हमारे साथ यदि मैं बात करूँ 5 साल से ऊपर के, तो करीब 48 से 50% क्लाइंट हमारे साथ 5 साल के ऊपर के हमारे साथ है। और यदि मैं 3 साल के ऊपर की बात करूँ तो 60%
अच्छा, क्लाइंट हमारे साथ है। क्या बात। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसी वे में कंटिन्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय और बिजनेस पार्टनर, वो भी रेशियो करीब करीब सेम लेवल पर मेंटेन कर पा रहा है, स्पेशली मैनेजर एंड अबोव। यदि एम्प्लॉयज की बात करूं, साथ में टीम मेंबर्स की बात करूं, मैंने खुद ने इस ऑर्गेनाइजेशन में करीब 28-29 साल बिताए, बट कई और एम्प्लॉय है, 10 साल प्लस के बोलूँ तो बहुत है। और ये कंटिन्यूटी के कारण एक ये है, और दूसरा जो हमने रिसर्च की सर्विसेज जो प्रोवाइड की है, हम जो भी प्रोडक्ट हमारे इस बिजनेस में ला रहे हैं, खाली ब्रोकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन अदर प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, तो रिसर्च के साथ ला रहे हैं। और हमेशा ध्येय ये रहा है कि क्लाइंट को हम एक्स्ट्रा रिटर्न अल्फा के रूप में कैसे जनरेट कर पाएं। जब क्लाइंट कंटिन्यू बेसिस पे यदि रिटर्न जनरेट कर पाता है तो नेचुरली उसकी कंटिन्यूटी रहती है, बिकॉज ऑफ दैट क्लाइंट इज रेडी टू पे अस हायर कंपेरेटिवली आई कैन से रेवेन्यू। ठीक बात है। तो क्लाइंट अनिल जी एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 2 तरह की कंपनियां हैं, तो हम लोग क्लाइंट एक्विजिशन की बजाय क्लाइंट का AUM, चाहे वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो चाहे नया हो, AUM पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन नंबर ऑफ क्लाइंट। और जैसे जैसे क्लाइंट का AUM हमारे साथ बढ़ता जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है, हम वेरियस डिफरेंट वे में दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट देके उस AUM को इंक्रीज करते हैं। और यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मुद्दा जो है लेके आता है हाईएस्ट ARPC जो हमारे यहाँ पे। आई एम श्योर अभी थोड़ा वो बदलाव भी आ रहा है कि धीरे धीरे लोग जो वो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस से वापस से जो एडवाइजरी ड्रिवन ब्रोकरेजेस हैं या फिर जो मार्जिन फंडिंग वाले जो ब्रोकरेज हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। गुप्ता साहब, बोथरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। धन्यवाद। और कल से आपका IPO खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से काफ़ी वेल्थ अपने क्लाइंट्स के लिए बना के दी है, पहले आपने आनंद राठी वेल्थ में अपने निवेशकों के लिए बना के दिए, आनंद राठी सिक्योरिटीज़ का IPO भी उतना ही, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग का IPO भी उसी तरह से बड़ा सक्सेसफुल साबित हो, वेल्थ बनाने वाला हो। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू।